मानव सभ्यता के आरंभ से ही अनेकों प्राकृतिक और मानवकृत आपदाएं आई, जिसका मनुष्यों ने डटकर मुकाबला भी किया। साल 2019 में एक वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया। नाम है कोरोना वायरस और अभी तक इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे कोरोना वायरस से लड़ने में जीनोम सीक्वेंसिंग अचूक उपाय साबित हो सकता है। इसके अलावा हम जीनोम और जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस परिवार नए साल के अवसर पर आपके लिए कुछ छूट लेकर के कोर्स में आई है। सबसे पहले समझ लीजिए कि यह जो छूट है वह 1 जनवरी 2023 तक ही वैलिड है। यानी कि अगर आपको ये छूट चाहिए तो आपको 1 जनवरी से पहले ही यह कोर्स लेना होगा। अब देखिए, 3 कोर्स पे छूट दिए गए हैं। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज जो है उस पर 20% तक का डिस्काउंट दिया गया है। उसके अलावा जो पेन ड्राइव कोर्स जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए 25% का डिस्काउंट है और जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम उसमें प्री और मेंस दोनों का ही कवर होगा, उस पर 20% का छूट है। इससे अधिक जानकारी इस छूट के लिए, इस ऑफ़र के लिए आपको जानना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस का जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर विजिट करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग और कोरोना से संबंधित ये चर्चा चल क्यों रहा है। देखिए, द हिंदू में एक खबर आई है जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करने के लिए कहा गया, सलाह दिया गया है। भारत सरकार के नज़रिए से भी इस पर बात की गई है और कहा गया है कि कोविड-19 से अगर लड़ना है तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं कि आगे हम सुर्खियों की तरफ। हाल ही में आप देखेंगे तो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने सभी राज्यों को एक दिशा निर्देश जारी किया है और दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया गया है कि जितने भी एक्टिव केसेज आ रहे हैं उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये आग्रह किया गया है नए वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए। नए वेरिएंट कैसे जीनोम सीक्वेंसिंग से ट्रैक होता है ये हम आगे देखेंगे। देखिए, कोविड-19 का वर्तमान परिदृश्य क्या है, जरा इस पर हम नज़र डालते हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में, अखबारों में देखा होगा कि चीन में फिर से कोरोना की लहर आ गई है। ठीक है, अब ये समझिए कि चीन में पहले भी जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी। इसके बावजूद भी दिसंबर की ये महीने जैसे ही शुरुआत हुआ वहाँ पे कोरोना की तेज़ लहर आई है। तकरीबन 40,000 से ऊपर केसेस आना शुरू हो गया है। ये 20 दिनों में तकरीबन उछाल देखा गया है और देखिए 250 मिलियन लोग इससे संक्रमित हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जो इस बार जो वायरस आया है कोविड का, उसने अपना वेरिएंट चेंज किया। आप जान रहे हैं कि जो लहर ये कोविड का आता है ये इस वजह से ही कि ये जो वायरस है कोरोना, ये अपना वेरिएंट चेंज करते रहता है, ये एक जैसा नहीं है और यही इसकी मूल समस्या है। इसी के वजह से, इसी वेरिएंट को समझने के लिए ये जीनोम सीक्वेंसिंग की बात भी की जा रही है। तो ये ओमिक्रॉन आप पहले ही जान रहे हैं, ये वेरिएंट आ चुका था। इस बार जो वेरिएंट है वो है ओमिक्रॉन BF.7। तो इस पे इसी ने अभी चीन में यह कहर बरपाया है। अब देखते हैं कि जरा भारत और चीन में कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके लिए हम पिछले 10 महीने का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, मार्च 1 मार्च 2022 से हम शुरू करते हैं और 20 दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा लेते हैं, यानी कि एक सप्ताह पहले तक का। ये जो रेड लाइन है वो इंडिया को दिखा रहा है और यह जो देख रहे हैं ये लाइन, ये चीन के लिए दिखाया गया है। अब यहाँ समझिए कि मार्च 1 2022 पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो केसेस की संख्या थी तकरीबन 8,000 के आसपास। जैसे जैसे समय बढ़ा, अप्रैल का महीना आया, वहाँ से केसेस गिरने शुरू हुए। लेकिन देखेंगे कि जुलाई 2022 में यह केसेस फिर से बढ़ के तकरीबन, एक्टिव केसेस की बात कर रहा हूँ, 20,000 के आसपास चला गया और फिर ये वहाँ से गिरना शुरू हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और दिसंबर का अभी हमारे यहाँ जो केसेज हैं वह तकरीबन नगण्य की स्थिति में है। इतनी बड़ी जनसंख्या को देखें तो 3,000 4,000 लगभग इसी के आसपास है। लेकिन चीन का जरा आप देख लेते हैं। देखिए, चीन का जो मार्च 1 में था, ध्यान रखना है, हमारे यहाँ जो 1 मार्च 2022 में जो कोविड का एक्टिव केसेज था वो तकरीबन 8,000 के आसपास था। लेकिन चीन में उस समय लगभग नगण्य था, ऐसे ही 2-3 हज़ार लगभग केसेस थे, क्योंकि उसने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी। उसका फ़ायदा वहाँ उसे दिखा था। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद, अप्रैल का मिड आते आते वहाँ कोविड का लहर फिर से
बरपा और लगभग 25,000 तक केसेस चला गया। लेकिन फिर उसने काबू किया इस पर, वैक्सीनेशन किए और जुलाई के महीने से यह केसेस निरंतर गिरता चला गया। लेकिन जैसे ही अभी दिसंबर का महीना आया है, अचानक से कोविड फिर से वहाँ एक लहर के रूप में आ गया और अभी जो आप केसेस देखेंगे वह 40,000 से ऊपर निकल चुका है, 50,000 के करीब जा रहा है। तो ये आंकड़ा अब दिखाता है कि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, चीन ने वैक्सीनेशन भी किया, जैसा कि भारत भी सरकार भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड का यह लहर फिर से वहाँ आया। इसका कारण बस वही है कि कोरोना ने अपना वेरिएंट चेंज किया है। तो पूरी जो माथापच्ची है वो सब इसी बात के लिए है कि उस वेरिएंट को समझने की कोशिश हम करें, उसे समझें, ताकि आने वाले आगे जो वेरिएंट हो सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसे हम रोक सकें। उससे पहले देखिए हम समझते हैं कि जीन क्या है, क्योंकि हम जीनोम सीक्वेंसिंग तक जाना चाह रहे हैं और देखेंगे कि इससे कोरोना में कैसे फ़ायदा है। तो मोटा मोटी समझिए कि जीन है क्या। देखिए हम सब जो हैं वह किसी न किसी जीन से बने हैं। अब देखिए हम जो हैं वो अपने माता पिता के अंश हैं, मिश्रण है। कुछ हिस्सा मुझ में, आप में, अपनी माँ का है, कुछ हिस्सा जीन जो है अपने पिता का है। इसीलिए हमारे जो कद काठी सब जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब जीन से तय क्या होता है, तो जो आनुवांशिक चीज़ें हैं वह जीन तय करता है। जैसे कि कद काठी हमारा, रंग रूप, आँखों का रंग, बालों का घनत्व, बालों का रंग कैसा होगा, या बाल घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, ये सब क्या करता है जीन। अगर आप मोटा मोटी कहें तो यह डीएनए का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है एक जीन। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीनोम क्या होता है। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि जीन जो होता है वह किसी भी दो व्यक्ति का एक साथ एक जैसा नहीं होगा, या अगर आप अपने पेरेंट्स के जीन हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि सभी का सभी संपूर्ण जीन आपका अपने पेरेंट्स से मिलेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। अब जीनोम की तरफ चलते हैं कि जीनोम क्या है। देखिए बोलचाल की भाषा में अगर जीनोम को मैं कहूँ तो आप डीएनए कह सकते हैं। ये इसे इस तरह से कहिए कि जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन, यानी कि एक जीन का सेट है वो पूरा तैयार होकर के जीनोम बना है। अगर मैं इसको एक उदाहरण समझाऊं तो समझ लीजिए कि एक बड़ा सा वृक्ष है, ठीक है। यह वृक्ष जो है वह जीनोम है। यहाँ समझिए आप, यह वृक्ष जो है वह जीनोम है और इसमें कई सारी बहुत सारी पत्तियां हैं। तो एक पत्ती को आप समझ लीजिए छोटा सा हिस्सा इसका क्या है, वो जीन है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जीन जो है एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जीनोम जो होता है किसी जीव का कुल जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि उससे आप सब चीज़ की जानकारी निकाल सकते हैं। इसके छोटे छोटे हिस्से को हम जीन कहते हैं। अगर इसको बायोलॉजी की भाषा में मैं कहूँ तो बायोलॉजी में आप समझ सकते हैं कि यह आपका पहचान पत्र है। जैसे आप समझते हैं ना कि मेरा आधार मेरी पहचान, वोटर आईडी कार्ड होता है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक वैसा ही आप समझ लीजिए कि बायोलॉजी की भाषा में जीनोम क्या है, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है। ऐसे ही कोरोना का भी जीनोम होता है। यही बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोरोना का भी एक जीनोम तो होगा उस वायरस का, लेकिन उस वायरस का जो जीनोम है वह डीएनए ना हो करके आरएनए है। इसको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं कि जीनोम जो है ये छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, अलग अलग तरह का होगा। अब इसकी स्टडी करनी है, ये इसका स्टडी करना इतना आसान नहीं होता है। कारण क्या है, देखिए जीनोम जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है। अगर उसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे ना तो बहुत छोटा छोटा दिखता है और दूसरा बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो अब इसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है। यहीं से प्रक्रिया जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरू हो जाती है कि फिर इसको स्टडी करें कैसे। तो इनको क्या किया जाता है, साइंटिस्ट करते हैं क्या, लैब में। ये पूरी प्रक्रिया अब लैब में शुरू होगी। ये लैब में क्या करते हैं, कोड तैयार करते हैं उस जीनोम का, एक क्रम में सजा देते हैं, क्रमबद्ध करते हैं और उसकी फिर स्टडी करते हैं। इसी चीज़ को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग और कुछ नहीं है। अब इसको समझ लीजिए ऐसे कि इसमें 4 तरह के एक बेस होता है, कोड होता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं बेस। अब ये 4 होता है ATCG, A फॉर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये जो इसी फॉर्म में रहता है ATCG, अगर इसमें चेंजेज हुआ तो समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी को स्टडी किया जाता है। यह किसी भी, देखिए इन्हीं के आधार पे क्या करता है, जीनोम का जो अनुक्रमण है, सीक्वेंसिंग, वह तय किया जाता है। और इस सारे प्रोसेस को एक लेबोरेटरी में किया जाता है। लेबोरेटरी से बाहर आप इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ एक स्लाइड से कि इसको करेंगे कैसे। देखिए सीक्वेंसिंग करना है, एक जीन हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है,
इसमें कुछ डिफेक्ट है, परेशानी है, रोग है, ठीक है। तो इसको जो भी जिसमें डिफेक्ट है हम उसको कट कर लेंगे, बस वहाँ से ध्यान रखना है, पूरे नहीं करेंगे। ये जो येलो दिख रहा है वो ठीक है, रेड वाले को हमने कट किया। अब कट कैसे करेंगे? कट करने के लिए आपने बायोटेक में CRISPR-Cas9 पढ़ा होगा, तो एक कैंची समझ लीजिए CRISPR-Cas9 का, इसको यहाँ से हमने कट करके हटा लिया। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो होगा ATCG के फॉर्म में होगा, ATCG, ये इसी सीक्वेंस में होगा, लेकिन यहाँ आपको दिखेगा ये सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस इसका गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी सीक्वेंस खराब है, इसको लेबोरेटरी में लाया गया और इसकी सीक्वेंसिंग की स्टडी करके आउटकम निकाला गया। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम समझते हैं, उसके कोड को समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उसकी स्टडी से वेरिएंट को समझने का हम कोशिश करते रहते हैं। अब देखिए, सरकार द्वारा इसके वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए जीनोम अनुकरण का आग्रह क्यों किया गया? देखिए, इसको ट्रैक करके इसके म्यूटेशन को समझने का दरअसल हम प्रयास करते हैं। अब म्यूटेशन को एक बार आप समझ लीजिए, वायरस क्या करता है? वो म्यूटेशन करता है। कैसे? देखिए, अब वायरस क्या है? उसके तो माता पिता नहीं है, ना ही वो शादी करता है कि उसका अलग रूप होगा। वो करता क्या है? वो म्यूटेशन करेगा, म्यूटेशन करके वह अपना नया नया वेरिएंट तैयार कर लेता है। जब भी वो किसी बॉडी में जैसे गया तो उस बॉडी में जाते हैं बहुत सारे कॉपी तैयार करेगा, एक सीक्वेंस बनाएगा। ध्यान रखना है, वो सीक्वेंस परफेक्ट भी नहीं होता है, नया वेरिएंट उससे तैयार होता है। तो अब हम जब ये स्टडी करेंगे तो म्यूटेशन को समझेंगे, म्यूटेशन समझ के हम इसके वेरिएंट को समझ सकते हैं कि आगे कोरोना जो है उसका क्या आगे वेरिएंट हो सकता है, उसकी हम अभी ही स्टडी करें, ठीक है। उसके लिए हम वायरस को, उस वायरस से बचने के लिए हम फिर वैक्सीन बनाएं, मेडिसिन को और डेवलप करें, अपने लेबोरेटरी को डेवलप करें। तो ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग का पूरा जो खेल है वो यहीं पर इस म्यूटेशन को समझने के लिए बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण जीनोम अनुक्रम के लाभ, यानी कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग हम कर रहे हैं इसके लाभ और क्या होंगे, इस बात को समझिए। देखिए, अनुवांशिक रोग जो है उससे बचना। अब अनुवांशिक रोग का मतलब क्या समझ रहे हैं? यानी कि मान लीजिए, मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैं जैसे या आप हैं अपने पेरेंट्स के जीन से बने हैं, तो अनुवांशिक रोग का मतलब हुआ कि जैसे बाल झड़ना है। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पेरेंट्स के भी, मेरे पिताजी के भी बाल झड़ रहे होंगे, ठीक है, तो संभव है कि मेरे भी बाल झड़ेंगे एक उम्र में जाने के बाद। कई ऐसी बीमारियां हैं जो इसीलिए आपको हो रहा है क्योंकि आपके पेरेंट्स को हुआ था या उनके भी पेरेंट्स को हुआ था। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती आ रही है। तो इसको जब आप जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टडी करेंगे तब समझ जाएंगे कि अच्छा, इस जीन में डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है। उस जीन को क्या करेंगे आप? कट के, CRISPR-Cas9 मैंने बताया, कट के हटा दीजिए, नया जीन जोड़िए, उसकी स्टडी कीजिए। तो इससे ही अनुवांशिक बीमारियों से लड़ने में फ़ायदा होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के हिसाब से भी, तो इसको थोड़ा सा आप सही समझ लीजिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों ने यह विचार किया कि हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। भारत भी इसका हिस्सा है। इसमें होता क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम एक डेटा बेस इकट्ठा कर रहे हैं पूरे दुनिया में बहुत सारी प्रजातियों का, और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। इतिहास में मानव क्रम कैसे कैसे विकास लिया है या कोई भी प्राणी का विकास कैसे हुआ, उसकी हम स्टडी करेंगे। आगे भी मानव का विकास कैसे हो सकता है, अन्य प्राणियों का विकास कैसे होगा, क्या समस्याएं आएगी, कैसे कैसे बदलाव होगा। आप जान रहे हैं कि हम अमीबा से यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आगे भी तो हमारे में बदलाव आएगा हजारों साल बाद। तो क्या हो सकता है, उस बदलाव से क्या हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, उस प्रतिरोधक क्षमता को समझने के लिए, ये सब चीज़ के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली प्रजातियों का विकास करना, इसका मतलब आप समझिए कि अभी जो हम हैं, जो संतति है, उसमें कोई परेशानी है, जो जीन उनमें है उसमें कोई परेशानी है। तो अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा जीन में प्रॉब्लम है, उसको कट करके हटाएंगे, नया जोड़ेंगे और फिर हम उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली चीज़ों को डेवलप कर लेंगे। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको टमाटर खाने का शौक़ है, तो आपने क्या किया, एक टमाटर का पौधा लगाया कि मैं ताज़ा ताज़ा टमाटर खाऊंगा। अब क्या हो गया है कि उस टमाटर में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लग गया है, वो टमाटर सड़ गल रहा है, आप परेशान हैं। तो क्या होगा, उस टमाटर का जीनोम सीक्वेंसिंग उस वायरस का किया जाएगा जिस वायरस से हो रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये पता कर लिया जाएगा कि उस वायरस में कौन सा ऐसा जीन है जिसके वजह से वो टमाटर को खराब कर रहा है। उस वायरस को कट, उसके वायरस के उस जीन को कट कर दिया जाएगा और दूसरा नया जोड़ दिया जाएगा। नए वेरिएंट, नया जो संतति तैयार करेंगे हम, नई प्रजाति टमाटर का, वह जो होगा वो अच्छा टमाटर होगा। तो इस चीज़ को समझना है।
रोगों के लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही उसकी रोकथाम भी हम कर सकते हैं। यानी कि हमें पहले से पता है कि क्या समस्याएं आएगी, तो उस समस्या के लिए हम पहले से तैयार हैं अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो भारत सरकार से चूक क्या हुई है? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग करना था, ये तो है ही, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग करने में देरी हुई है। अब भारत सरकार ने ये तय किया था कि जितने भी एक्टिव केसेस हमारे आएंगे, उस एक्टिव केसेस में 5% केस का हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे। ये 5% केस का हमें करना था। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये 5% भी बहुत कम है। मैं बताता हूँ अन्य देशों से तुलना करके भी। तो हमें 5% का जीनोम सीक्वेंसिंग करना था। हमने राष्ट्रीय स्तर पर 10 लैबोरेटरी दिए कि इस इन जगहों पे ये होगा, लेकिन हमने दरअसल इस लैब में कितने परसेंट अभी तक किया है? केवल 1%, लगभग 1%, पूरा भी नहीं। तो लगभग 1% के आसपास जो है हमने जो एक्टिव केसेज हैं कोरोना का, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया है। अब आप समझ लीजिए, यहीं पे न्यूजीलैंड को आप जानते हैं कंट्री, न्यूजीलैंड ने क्या किया है कि 78% उसके यहाँ जितने भी एक्टिव केसेज हैं उसका 78% एक्टिव केसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग उन्होंने किया है। यानी कि 100 जो लोग को कोरोना हुआ तो उन्होंने 78 लोगों का सैंपलिंग लिया। सैंपलिंग साइज उनका देखिए कितना ज़्यादा है। और हमने क्या किया कि 100 लोगों को हुआ तो केवल 5 लोगों का हमने सैंपल लिया। तो हम कम सैंपलिंग तैयार कर रहे हैं। इस बात का डर है कि अगर कम सैंपलिंग तैयार करेंगे तो बहुत सारे वेरिएंट पे हम काम कर ही नहीं पाएंगे, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, वो वेरिएंट का वायरस फिर से फैलेगा और परेशानी हमारे लिए खड़ी करेगा। अगर आपको याद हो कोरोना की दूसरी लहर, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उस वक्त हमारे यहाँ की स्थिति कितनी विकराल थी। ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल रहे थे, बहुत स्थिति खराब थी। उसी समय न्यूजीलैंड में यही प्रणाली अपना करके सैंपलिंग ज़्यादा उसने किया, एक्टिव केसेस पे काम किया और उसने लगभग कोरोना को ख़त्म कर दिया वहाँ पे। उस वक्त वहाँ कुछ नहीं ऐसा लहर था, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी, आपको याद ही होगा। तो ये भारत सरकार को करना पड़ेगा और सरकार अब इस पर सोच भी रही है। अब जो नए वेरिएंट आ सकते हैं, मान लीजिए हमने सैंपलिंग किया, उस पर हमने अब काम कर लिया, हमें पता चल गया कि वेरिएंट आ रहा है, तो उस वेरिएंट को रोकने की रणनीति हमारे पास क्या है? देखिए, रणनीति में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कीजिए। यानी कि हमें जितना पता है कि ये वेरिएंट का वायरस हमारे पास है, तो इसके लिए जो वैक्सीन तैयार हो गया है वो तो अधिक से अधिक लोगों को दीजिए। जो वयस्क लोग हैं उनके लिए वैक्सीन, भारत सरकार ने इस पर बहुत अच्छा काम भी किया है। जो 90% वयस्क लोग हैं, उससे ज़्यादा कहिए 90 लोगों से प्रतिशत से ज़्यादा उन लोगों को वैक्सीन का काम करा दिया गया है, टीकाकरण उनको करा दिया गया है। डबल डोज भी बहुत लोग ले चुके हैं, बूस्टर डोज भी बहुत लोग ले चुके हैं। सरकार बार बार अपील भी लोगों से कर रही है कि बूस्टर डोज भी लीजिए। तो एक काम तो ये हुआ है। और जो मैंने कहा जीनोम सीक्वेंसिंग का जो रफ्तार है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, इसके सैंपलिंग साइज को बढ़ाने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो अभी जो लोग बाहर से किसी विदेश से आ रहे हैं, जैसे चीन में भी कोरोना फैला है, तो मान लीजिए जो लोग चीन से आए तो उनके सैंपलिंग आप तैयार कर लीजिए। उनका कम से कम 2% लोगों को ही आप रैंडम टेस्टिंग कीजिए। मान लीजिए एयरपोर्ट पर आए लोग, आप किसी भी रैंडम व्यक्ति को रोकिए और उसका टेस्ट कर लीजिए कोरोना का। तो ऐसे क्या होगा, पता चलेगा अलग अलग वेरिएंट का। साथ ही जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका जो RT-PCR टेस्ट होता है, ताकि पता चले जल्दीबाजी से कि कोरोना है, कौन सा वेरिएंट है। खास करके ये चीन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन में भी है और चीन हमारा पड़ोसी भी है, वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। तो ये काम वहाँ ज़्यादा परीक्षण करने की ज़रूरत है चीन से आने वाले लोगों के साथ। उसके अलावा जो इमरजेंसी है उसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। सेकेंड वेव में हम सब ने झेला है, हम सबों ने अपने आसपास के किसी न किसी लोगों को खोया है कोरोना के वजह से सेकेंड वेव में। और उसका एक बड़ा कारण था कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जो मेडिसिन का ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो मिल नहीं पा रहा था। तो सरकार अभी से ही तैयार हो जाए। आप जानते हैं अभी सरकार ने एक मॉक ड्रिल भी किया था हॉस्पिटल में, बड़े उच्च स्तर की बैठक प्रधानमंत्री लिए हैं इसी काम को करने के लिए। तो जो चिकित्सक ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका आपूर्ति स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हम उससे लड़ सकें। इसके अलावा भी जैसे हॉस्पिटल में कोरोना के लिए अभी से ही रिजर्व बेड तैयार कर दिए जाएँ अलग अलग जगह पे, कि अगर ऐसा होता है तो रिजर्व बेड रहेगा, हम उससे निपट सकते हैं। और इंट्राजेनल वैक्सीन जो होता है, एक वैक्सीन आया है इनकोवैक वैक्सीन क्या है कि नाक से ही आप वो सूंघ करके वैक्सीन ले सकते हैं। जैसे अभी जो वैक्सीन हमारे पास है
आप देखते हैं कोविशील्ड हो गया, कोविड का बाकी वैक्सीन, तो उसमें क्या है, इंजेक्शन से आपको वो वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इंट्राजेनल वैक्सीन भी आप ले सकते हैं। हालांकि ये अभी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है, सरकार इसको अपने स्तर से अभी मुहैया नहीं करा पा रही है। संभव है आगे सरकार इस पर काम करे। बाकी जो कोविड-19 के बाकी वेरिएंट के लिए जो टीके हो सकते हैं उसका पता करे और उस पर रिसर्च करे और वो लोगों तक मुहैया कराए अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से। तो ये सब अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होगा कि कोरोना वायरस, इस पे अभी तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन अगर इस वायरस ने अपना वेरिएंट बदला तो उस वेरिएंट को हम जीनोम सीक्वेंसिंग से पकड़ सकते हैं, उस वेरिएंट्स को हम जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से जान सकते हैं, उस पर रिसर्च करके उसके लिए हम वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, उससे लड़ने के लिए हम पूर्व में ही तैयार रह सकते हैं। तो यह था हमारा पूरा चर्चा। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको एकदम आइडिया लग गया होगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना के लिए, वायरस को रोकने के लिए क्यों जरूरी है, और बाकी भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता हो या हमारे मानव की संतति को जानना समझना हो, इसके लिए क्यों आवश्यक है। चलिए अब आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है वो प्री के फॉर्म का है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं जवाब नहीं दूंगा। जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ा हुआ है, कीवर्ड में बताता चलूंगा, इस पे आपको विचार करना है। देखिए, इसके द्वारा म्यूटेशन से पूर्व जानकारी प्राप्त किया जाता है। आपको तय करना है यह जो कथन है सही है गलत है। संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, यह भी आपको इस पे विचार करना है। संपूर्ण जीनोम अनुक्रम एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है, हमने बात किया है इन सभी टॉपिक पे, बाहर से कुछ भी नहीं है, जो एक ही समय में जीव के जीनोम में आधारों या बेसेस जो मैंने बताया को निर्धारित करती है। अब ये तीनों कथन हैं, तीनों कथन में तय करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको देखना है। उसके बाद जो भी सही कथन होगा, ध्यान रखना, उसका चुनाव करना है। ऑप्शन में बता देता हूँ, ए में है केवल एक, यानी कि केवल एक, बी में है केवल एक और दो, सी में है केवल तीन, ध्यान रखना है केवल तीन सी में है, और डी में है उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही सही है। जो भी जवाब आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप और भी कमेंट बॉक्स में यह भी लिख सकते हैं कि आप और किसी टॉपिक पे अगर कुछ चाहते हो, आपके विचार हो, तो उसका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जितनी भी चर्चा मैंने की है, कोरोना वायरस, कोविड, जीनोम सीक्वेंसिंग, इन सब पहलुओं से जुड़ा हुआ, वो आपके पठन पाठन को समृद्ध करेगा, आप उससे लाभान्वित होंगे। जल्दी हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।